ड्रामे की शुरुआत एरिक से होती है, जो कि काफी ज्यादा नशे की हालात में होता है, जहाँ उसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े होते हैं, जिनसे कि वो अपनी जान बचा करके एक अनजान होटल रूम में इंटर कर जाता है, जहाँ रूही सो रही होती है। वो फौरन से रूही के क्लोज आकर के उससे कहने लग जाता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरे साथ में कोऑपरेट करो, क्योंकि मेरी जिंदगी खतरे में है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। ये रिंग मेरे प्रॉमिस का प्रूफ है। इतना कह करके वो रिंग उसके हाथ में दे देता है, लेकिन इससे पहले कि रूही कुछ कह पाती, एरिक उसके साथ में नाइट स्पेंड कर बैठता है। अब हमें यहाँ से 9 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम रूही को देखते हैं उसके स्टेप मदर से सड़क पर ला करके छोड़ते हुए कहती कि बच्चलन कहीं की, पता नहीं किसके बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट हो गई है, अब से हमारे साथ में नहीं रह सकती है। तो रूही कहती कि मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ। तो वो सिर्फ पेपर दिखाते हुए कहती कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ में कानूनी तौर पर सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। इतना कहकर वो पेपर उसके ऊपर फेंक देती है। उस पेपर को देख करके तो रूही की बाहों से जमीन निकल जाते हैं और वो कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है, जरूर तुम माँ बेटी ने मिल करके उनसे ये सब करवाया होगा। तो उसकी स्टेप मदर कहती कि अब से तुम ही परिवार से बेदखल कर देगी, तो सड़कों पर बैठ करके भीख मांग करके अपना गुजारा करती रहना। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर रूही उनके कार के बाहर खड़ी होकर के कहने लग जाती कि प्लीज मुझे ऐसी सड़क पर मत छोड़ो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और अपनी कार लेकर के आगे बढ़ जाती है। इतना कम नहीं था कि ये तमाशा देख करके आसपास की सभी पब्लिक इकट्ठा होकर के रूही के शरीर पर उंगली उठाने लगते हैं और कहने लगते कि तो शादी से पहले ही माँ बनने वाली है। ये कितना शर्मनाक है, ऐसे लोगों को तो चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। यहाँ पर सभी औरतें मिलकर के उसके ऊपर कचरा फेंकने लगती है। तभी रूही टीवी पर एरिक को देखती है, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस रिंग को दिखाते हुए रूही को ढूंढने के लिए कह रहा होता है। रूही फौरन से अपने गले में पड़े उस रिंग को देखती और समझ जाती कि वही उसके बेबी के फादर है। हालांकि उस वक्त रूम में काफी ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए रूही उसे देख नहीं पाई थी और एरिक भी काफी ज्यादा नशे में था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए थे। अब रूही कंफर्म हो जाती और उस रिंग को उन औरतों को दिखाते हुए कहने लग जाती है कि एरिक ही उसके बच्चे के फादर है। ये सुनकर के वो औरतें हंसने लगती है और कहती कि लगता है कि लड़की अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसीलिए शहर के सबसे रिच आदमी को अपने बच्चों का फादर बता रही है। इतना कह करके वो सभी और भी ज्यादा हंसने लगती है और उसे पागल कह करके उसके ऊपर हावी होने लगती है, जिस पर रूही बेचारी वहाँ से जाने लगती है और अपनी बेबी से कहती है चलो तुम्हारे फादर को हम ढूंढते हैं। तभी उसके पास से एरिक की कार गुजरती है, जहाँ उसका असिस्टेंट कार से उतर करके उन औरतों के पास जाकर के उस रिंग को दिखा करके पता करने की कोशिश करने लगता है। उस रिंग को देख करके वो औरतें कंफर्म हो जाती है कि रूही बिल्कुल सही कह रही थी और वो अपनी जान बचाने के लिए कह रही थी कि हमने ऐसा रिंग कहीं भी नहीं देखा है और कोई भी लड़की हमारे पास में नहीं आई थी। वही एरिक कार में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि स्वीट गर्ल आखिर तुम कहाँ हो और तुम मुझे कब मिलोगी। इधर रूही एक लड़की को रोड पर रोक करके दिहाओ ग्रुप जाने का रास्ता पूछने लगती है, लेकिन वो लड़की उसे भिखारी समझ करके उसकी बातों को अनदेखा कर देती है और गुस्से से अपना बर्गर कचरे के डब्बे में फेंक करके वहाँ से चली जाती है, जिस पर रूही उस बर्गर को उठा करके खाने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखी थी। तभी उसके पास में एक चोर आता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें मिस्टर एरिक के दिहाओ ग्रुप जाना है। तो वो कहती कि हाँ, क्या तुम्हें वहाँ पर जाने का रास्ता पता है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है ना। इतना कह करके उसका ध्यान भटका करके उसके गले से वो रिंग छीन करके भागने लगता है, जिस पर वो चोर चोर कह करके चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगती है। तभी एक आदमी उस चोर के पैर पर टक्कर मार करके उसे गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है, जिस पर रूही उस चोर को पकड़ने के लिए उस लड़की का धन्यवाद करने लगती है। तो वो चोर कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि ये लड़की चोर है। क्या तुम लोग को इसकी हालत दिख नहीं रही कि कैसी भिखारी जैसी है? क्या इसके पास में इतनी महंगी रिंग हो सकती है? जिस पर रूही कहती है कि मेरी रिंग है, प्लीज मुझे वापस कर दो। जिस पर पब्लिक रूही की हालत को देख करके उस चोर पर भरोसा कर लेते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहने लग जाती है कि हाँ, मैंने इसे कचरे के डब्बे में से खाना उठा कर खाते हुए देखा था, ये तो एक भिखारी है। ये सुनकर के वो चोर कहता है कि हाँ, ये रिंग मेरी है। इतने पर तो वो उससे वो रिंग छीन लेती है, जिस पर वो आदमी उसे धक्का दे देता है। इधर एरिक पागलों की तरह रूही को जगह जगह ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पास में उसके मैन की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि हमें आपकी वाइफ का पता मिल गया है, वो यूसी रोड पर है। इधर वो लोग रूही को काफी ज्यादा प्रताड़ित कर चुके थे। इतना कम नहीं था कि वहाँ पर उसकी सौतेली बहन आ जाती है और कहती कि अच्छा, तो मेरी छोटी भिखारी बहन यहाँ पर है, वैसे तुम्हें गाँव में जाकर के शांति से रहना चाहिए, यहाँ पर शहर में तुम इस तरीके से क्यों भटक रही हो। तो वो कहती कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आई थी, जिस पर बहन उसका मजाक उड़ाती हुई कहती कि ढूंढने आई थी या फिर भीख मांग रही हो। यहाँ पर वो उसे सबके सामने जम करके जलील करने लगती। तो रूही कहती कि बहन, आज मेरी हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से है, ना तो तुमने मुझे नशा दिया होता और ना ही मेरा ये हाल होता। ये सुनकर के तो बहन भड़क जाती है और कहती कि लगता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। इतना कह करके वो उसे अपने एम्प्लॉय से पकड़वा करके अपने साथ लेकर के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एरिक की कार आती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे वहाँ पर रूही नहीं मिलती, क्योंकि बहन उसे अपने साथ लेकर के जा चुकी थी। जहाँ असिस्टेंट कहता है कि लगता है कि हमें आने में देर हो गई। तभी एरिक को वहाँ पर रूही का ब्लड दिखता है, तो वो कहता है कि जरूर यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है, हमें जल्दी उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा। तो असिस्टेंट कहता है कि पर बॉस, आपके भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो एरिक कहता है कि ठीक है, मुझे दिहाओ ग्रुप लेकर के चलो। इधर बहन रूही को दिहाओ ग्रुप ले जाकर के उसे एक डीलर के हाथों सौंप देती है, ताकि वो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए, जहाँ
जांग तो रूही को देखकर ही काफी खुश हो जाता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर के चला जाता है, जहाँ वो उसे अपने ऑफिस में ले जाकर के उसके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है, जिस पर रूही कहती है कि मिस्टर जांग आप मेरे साथ में सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं मिस्टर एरिक की बेबी के साथ में प्रेग्नेंट हूँ। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बात पर जांग को भरोसा नहीं होता है, ऊपर से उसे कैरेक्टरलेस का टैग अलग से दे देता है और उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिसके बाद में उसके ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़ता है। इधर एरिक जब अपनी कंपनी की मीटिंग ऑफिस की तरफ बढ़ता है तो उसे रूही की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन एरिक कंफ्यूज होकर के फिलहाल उस आवाजों को इग्नोर करता हुआ मीटिंग हॉल में एंटर कर जाता है, जहाँ वैन बैठी हुई होती है। वैन उसे देख करके खड़ी हो जाती है तो एरिक पूछता है कि जांग कहाँ गया, तो कहती है कि वो तो किसी काम से यहाँ से अभी भी गए हैं। वैसे मैं चू कंपनी की बिजनेस मैनेजर वैन हूँ, यहाँ पर मैं आपके साथ में प्रोजेक्ट के लिए बात करने के लिए आई हूँ। इधर रूही बेचारी लगातार खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती, पर जांग तो जानवर था इसीलिए वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। अब इधर चीखने की लगातार आवाजें आती सुन करके एरिक का पेशेंस स्नैप हो जाता है और वो फौरन से फाइल फेंक करके जांग के ऑफिस की तरफ चला जाता है, लेकिन वो जैसे ही डोर ओपन करता है उसके पांव तले से जमीन निकल जाते हैं। उसकी निगाह फौरन से रूही के गले में पड़ी उस रिंग पर पड़ती और वो कहता है कि बंद करो अभी के भी ये सब। जहाँ रूही भाग करके एरिक के पास जाकर कहती है कि प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। एरिक कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तो जांग कहता है कि लड़की मेरे ऑफिस में घुस करके मुझे बहका रही थी क्योंकि मैं एक अमीर आदमी हूँ इसलिए मुझे फंसाना चाहती है। तो रूही कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हूँ। इतनी पर जांग उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि बचलन कहेगी। तभी वहाँ पर वैन आकर के कहने लग जाती है कि क्या तुम मिस्टर एरिक की भी सिंपैथी बटोरना चाहती हो, तुम कितनी बेशर्म हो। इतना कहकर कि वो उसे धक्का दे देती है, जिस पर रूही गिर करके बेहोश हो जाती है। तभी असिस्टेंट एरिक से कहता है कि हमने फुटेज चेक करवाया जिससे पता चला है कि रूही को जबरदस्ती यहाँ पर वैन लेकर के आई थी और जांग के हवाले कर दी थी। ये सुन करके तो जांग का खून ही सूख जाता है। तभी असिस्टेंट नोटिस करता है कि रूही की हालत काफी खराब हो रही थी और वो कहता है कि लगता है कि इसे बेबी होने वाला है, जिस पर एरिक फौरन से अपनी गार्ड से कहकर के उसे हॉस्पिटल भिजवाता है। जिसके बाद तो उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है और वो कहता है कि जांग को मेरी कंपनी से धक्के मार करके बाहर फेंकवा दो और मेक श्योर करो कि इसे हाइचिंग सिटी से बाहर फेंकवा दो, ये कभी भी दोबारा यहाँ पर मुझे नहीं दिखना चाहिए। जिसके बाद वो वैन से कहता है कि तुम्हारी कंपनी के साथ में मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बात पर वैन चिढ़ करके रह जाती है और कहती कि रूही अब देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ। इधर रूही ट्विंस बच्चों को जन्म देती है, पर डॉक्टर उसे बताती कि तुमने मरे हुए बच्चों को जन्म दिया है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। ये सुन करके तो रूही फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों ही बच्चे बिल्कुल सही सलामत और जिंदा थे। वैन ने डॉक्टर को पैसे दिए थे सब कुछ खत्म करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर बेबीज को नुकसान पहुंचा पाती, वहाँ पर एरिक आ जाता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, मेरे बच्चे कैसे हैं। तो डॉक्टर कहती है कि बच्चे बिल्कुल ठीक है, बस मैं उन्हें चेक कर रही थी। जहाँ असिस्टेंट उससे पूछता है कि बच्चों की माँ कहाँ है और वो कैसी है, तो डॉक्टर बताती है कि वो तो भाग गई। ये सुन करके तो एरिक का खून ही खौल जाता है। जहाँ डॉक्टर कहती है कि मैंने इस टाइप की बहुत सारी औरतें देखी है जो कि मर्दों के साथ में सिर्फ पैसों के लिए सोना पसंद करती है, ना कि बच्चों को पालने की और जिम्मेदारी उठाने की सोचती है, इसीलिए वो बच्चों को छोड़ करके यहाँ से भाग गई। एरिक कहता है कि ऐसी क्रूरल टाइप की औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तो असिस्टेंट कहता है कि मैडम ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, अगर आप कहें तो मैं उन्हें वापस ले आ सकता हूँ। तो एरिक कहता है कि जो अपने न्यू बॉर्न बेबीज को छोड़ करके भाग गई वो मेरी वाइफ कैसे बन सकती है। इधर रूही बाहर आकर के अपने बच्चों के खोने के दुख में फूट फूट कर रो रही होती है। अब जैसा कि उसने बेबीज को जन्म दिया था इसीलिए वो शारीरिक तौर पर काफी कमजोर हो गई थी और बहुत ही नाजुक स्टेज पर थी, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाती, जिसे देख करके वहाँ पर भीड़ लग जाती है। इधर एरिक अपने दोनों बच्चों के साथ में बाहर निकलता है और उस भीड़ को देखने लगता है, पर फिर उस भीड़ को इग्नोर करके आगे निकल जाता है। तभी वहाँ पर एरिक के अंकल अपने बेटे के साथ में आते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमें पता चला है कि एक अननोन औरत ने तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया है और यहाँ से भाग गई है, पर याद रखना कि इन नाजायज बच्चों की वजह से हमारे हो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए हमने फैसला किया कि आज से तुम हमारे परिवार के सदस्य नहीं रहोगे। जिस पर एरिक कहता है कि आज जो भी कुछ हो रहा है इन सब के जिम्मेदार आप है, क्योंकि आपने मुझे नशा दिया था। तो अंकल कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, ये सब मैं नहीं जानता हूँ और अब से वो परिवार की सारी संपत्ति मेरे बेटे के नाम होगी। इतना कहकर के वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ असिस्टेंट कहता है कि बॉस अब आप क्या करेंगे, तो एरिक कहता है कि जो भी कुछ इन्होंने मेरे साथ में चाल चली इन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हमें यहाँ से 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रूही का फियांसे उससे कहता है कि कल हम शादी कर लेंगे, तो आज तुम जल्दी से जाकर के अपनी मदर को श्रद्धांजलि दे आओ। तो रूही कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वैन आती है और उससे कहती है कि हस्बैंड इतनी बर्तुली उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके साथ में रोमांस करने लगता है। इधर रूही जैसे बाहर निकलती तभी उसे याद आता है कि उसने अपना सेलफोन अंदर ही छोड़ दिया है, इसीलिए वो अपना सेलफोन लेने के लिए वापस से अंदर जाती है। जहाँ वो उन दोनों को इस तरीके से साथ में देख करके शॉक रह जाती है। जहाँ वैन ली से कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता है क्या, कि अगर उसे पता चल जाएगा कि हम ऑलरेडी लवर्स हैं तो वो क्या करेगी। तो वो कहता है कि मैं 5 सालों से जेंटलमैन होने का नाटक करता आ रहा हूँ, बस कल एक बार मेरी उससे शादी हो जाए ताकि उसकी माँ की संपत्ति मेरे नाम हो जाए, फिर मैं उसे डिवोर्स देकर के तुमसे शादी कर लूंगा। इनकी ये सारी बातें रूही अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है कि अब देखो कि मैं तुम दोनों को
पैसे बर्बाद करती हूँ। और यही सोच कर वो अपना गेटअप चेंज करके नीचे अंकल की कार की तरफ बढ़ने लगती। इधर कार में एरिक काफी नशे में धुत बैठा होता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गया हूँ, प्लीज मुझे फौरन से पिकअप करने के लिए आ जाओ। पर तब तक तो रूही कार में बैठ जाती है और एरिक को सीड्यूस करते हुए सोचने लग जाती है कि अंकल मैं आपको इतना मजबूर कर दूंगी कि आप खुद इस शादी को रोकने के लिए आएंगे। एरिक सोचता है कि इसकी खुशबू इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही है। यहाँ पे नशे में धुत होने की वजह से वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है, जिसके बाद में उसे 5 मिलियन का क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। तो रूही कहती है कि मैं आपकी दुल्हन बनना चाहती हूँ, मुझे आपके भतीजे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस शादी को रोकें। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एरिक तो उसे शॉकिंग भरी निगाहों से देखते ही रह जाता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट एरिक की गार्ड के साथ में उसे रिसीव करने के लिए आता है। तभी एरिक के पास में उसकी मदर की कॉल आती है, जो कि उससे कहने लग जाती है कि नालायक कह के आखिर मैं कब तक तुम्हारे दोनों बच्चों को संभालती रहूंगी, जल्दी से इनकी मदर को ढूंढ करके ले आओ वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तो एरिक कहता है कि मैं उस औरत को कभी भी ढूंढ करके नहीं ले आऊंगा, क्योंकि वो मेरे बच्चों को छोड़ करके भाग गई थी। तो आंटी कहती है कि मुझे ये सब नहीं पता है, पर अब चुनौटन अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते हैं। इस बात पर दोनों बच्चे भी एग्री करते हैं। अब इस बात से एरिक काफी परेशान हो जाता है। तो असिस्टेंट कहता है कि लगता है कि इस बार आपकी मदर काफी सीरियस है। तो एरिक कहता है कि अगर माँ को चुनौटन के लिए एक मदर ही चाहिए तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब अगले दिन रूही की शादी के दिन आ जाता है, जहाँ वो गेट की तरफ देख करके सोच रही होती है क्या अंकल इस शादी को रोकने के लिए नहीं आएंगे, जहाँ वो उसका इंतजार करते करते हार मान जाती है और इस शादी से मना कर देती है। ये सुन करके तो वेडिंग हॉल में खलबली मच जाती है, जहाँ रूही फौरन से उस वीडियो को सबके सामने प्ले कर देती है, जिसमें वैन और ली मिल करके एक दूसरे के साथ में रोमांस करते हुए रूही की मदर की सारी संपत्ति हड़पने की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर शुरू होता है एक दूसरे को जलील करने का सिलसिला और लात जूतों की बरसात। इतना कम नहीं था कि रूही के नेक पर उन्हें लव बाइट का निशान दिख जाता है। इस बात पर वहाँ पर और भी ज्यादा बवाल मच जाता है, क्योंकि कल रात वो एरिक के साथ में नाइट एक्सपेंड करके आई थी। ये देख करके तो ली भड़क जाता है और उसे हिट करने वाला होता है, तब तक वहाँ पर एरिक पहुँच जाता है, जिसे देख करके तो सभी शॉक रह जाते हैं। जहाँ एरिक रूही को अपना हाथ दे करके उसे उठाता है तो ली उससे कहता है कि अंकल आप विदेश से वापस कब आए। तो कहता है कि मेरे भतीजे की शादी हो रही है, भला मैं यहाँ पर कैसे नहीं आता, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे। यहाँ पर उसकी बातों में ऑलमोस्ट धमकी नजर आ रही होती है। जहाँ ली कहता है कि हमारे जैसे छोटे लोग की शादी में भला आप जैसे बड़े लोग क्या करने आएंगे। तो वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे जैसे लोग मुझे इनवाइट करने की औकात नहीं रखते हैं, मैं तो यहाँ पर बस अपनी दुल्हन को लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर के तो ली भड़क जाता है, पर इससे पहले रूही उसे 3-4 थप्पड़ जड़ देती है और उसके सर को टच करते हुए कहती है कि तुम इसी लायक हो। इतने पर तो एरिक उसे अपने गोद में उठा लेता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तो मेरे साथ में चलने का समय आ गया है। इतना कहकर के वो उसे सबके सामने से अपने साथ लेकर के चला जाता है। जहाँ रूही से पूछती कि अंकल आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो एरिक कहता है कि हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर के उसे मैरिज ब्यूरो लेकर के जाता है और उसे शादी कर लेता है। पर जैसे ही वो दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट लेकर के बाहर निकलते हैं, चुनौटन भागते हुए आकर के रूही से निपट जाते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी माँ मिल गई। रूही तो एकदम से शॉक रह जाती है कि आखिर ये बच्चे किसके हैं। तो टन उसे बताता है कि आपने मेरे डैडी से शादी की है, तो अब से आप हमारी माँ बन गई हैं। उन बच्चों को देख करके रूही सोचती है कोई शक नहीं कि इस ओल्ड पर्सन का पहले से डिवोर्स हो चुका है और ये दोनों बच्चे इन्हीं के हैं। एरिक पूछता है कि अब जब तुम्हें पता चल चुका है कि मेरे दो बच्चे हैं, तो क्या इस शादी को लेकर के तुम्हें अफसोस हो रहा है। तो रूही कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तो खुशी की बात है कि मुझे दो बच्चे मिल गए हैं और मैं माँ बन गई हूँ बिना किसी दर्द के। यहाँ पर वो उन दोनों बच्चों को देख करके सोचती है कि अगर मेरे बच्चे आज इस दुनिया में होते तो बिल्कुल इन दोनों जुड़वा भाई बहन जैसे होते। तभी अचानक से उन दोनों को लाइव न्यूज मिलता है, जिसमें कि वो परिवार दिवालिया हो गया होता है, यहाँ तक कि उनका घर भी सीज हो चुका होता है। ये देख करके तो एरिक सोचता है कि क्या बकवास चल रहा है। तो रूही उससे पूछती है कि मिस्टर एरिक क्या आप दिवालिया हो गए। लेकिन इससे पहले कि एरिक उससे कुछ कह पाता, रूही कहती है कि मुझे जरूरी काम है। इतना कह करके वो वहाँ से भाग खड़ी होती है। ये देख करके बच्चे एरिक से पूछते हैं क्या माँ हमें छोड़ करके भाग गई क्योंकि हम दिवालिया हो चुके हैं। तो एरिक कहता है कि अब ये बात तो हमें तुम्हारी दादी से चल करके पूछनी पड़ेगी। इधर आंटी फेक मीडिया वालों से कहती है कि तुम लोगों ने अच्छा नाटक किया, बहुत अच्छे से फेक न्यूज फैलाया है, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा इनाम दूंगी। तभी वहाँ पर एरिक आता है तो आंटी उससे पूछती है कि तुम्हारी दुल्हन कहाँ है, लगता है कि वो तुम्हारे बैंकरप्ट की बात सुन करके भाग गई। तो एरिक कहता है कि माँ आपने आखिर ऐसा क्यों किया। तो कहती है कि नालायक कहेंगे, एक तो तुमने अपने एनिमी के फियांसे से शादी कर ली है, ऊपर से वो लड़की 5 साल पहले प्रेग्नेंट हुई थी, उसका पास्ट कितना खराब रह चुका है। ये सुनकर के एरिक सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि रूही का पास्ट ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर वो अपनी मदर से कहता है कि मुझे उसके अतीत से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मैंने उससे शादी कर ली है। इतने पर गार्ड्स उनका सामान उनके सामने फेंक देते हैं। तो एरिक पूछता है कि ये क्या है। तो उसकी मदर कहती है कि 1 महीने तक दिवालिया होने का नाटक करो, मैं देखना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ में कैसा व्यवहार करती है और तुम्हारे बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार करती है। अगर वो मेरी सोच पर खरी उतर गई तो मैं उसे अपनी बहू एक्सेप्ट कर लूंगी, वरना तुम उसे तलाक दे करके इन बच्चों की असली माँ को ढूंढ करके ले आओगे। अब गार्ड्स उनका सारा सामान कैमरे के सामने उठा करके फेंक देते हैं और कहते हैं कि चली जाइए। ये सब कुछ रूही अपने मोबाइल में देख रही होती है, जहाँ वो अपना ऑटो रिक्शा लेकर के निकल पड़ती है। इधर सारा काम होने के बाद में नाटक ग्रुप का लीडर एरिक से पैसे मांगने लगता है। तब तक रूही वहाँ पर पीछे से आकर कहती
ये क्या कहा तुम लोगों ने नाटक। तो एरिक कहता है कि लगता है कि तुमने गलत सुन लिया, ये मेरी कंपनी के लोग हैं जो कि अपना बकाया पैसा लेने के लिए आए हैं। इतना कह करके वो उसे पैसे दे देता है। रूही सोचती है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हाइजीन का सबसे रिच पर्सन एक दिन में दिवालिया हो जाएगा। रूही कहती है कि मुझे पता है कि आप लोग के पास में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं, इसलिए मैं आप लोग को लेने आई हूँ। ये सुनकर के तो बच्चे हंसी खुशी जाकर के ऑटो रिक्शा पर बैठ जाते हैं, पर बेचारा एरिक ऑटो रिक्शा देख करके तो पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है। तो रूही कहती है कि मेरे पास यही गाड़ी है। अब एरिक जैसे तैसे करके उस गाड़ी में बैठ जाता है जहाँ रूही उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर के चली जाती है। बच्चे भी घर देख करके काफी खुश हो जाते हैं, पर जब एरिक नहा करके निकलता है तो रूही उसे बहुत ध्यान से देखने लगती है और एरिक भी रूही को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने लगता है, जिसे देख करके बच्चे सिचुएशन को समझ जाते हैं और वो फौरन से रूही को एरिक की तरफ धक्का दे देते हैं, जिस पर एरिक उसे पकड़ लेता है। इतने पर वो दोनों बच्चे बाहर भाग जाते हैं और बाहर से रूम को लॉक कर देते हैं। इस बात पर रूही काफी परेशान हो जाती है और एरिक भी उनसे दरवाजा खोलने के लिए कहने लगता है, पर दोनों बच्चे उनकी एक बात नहीं सुनते और वहाँ से भाग जाते हैं। रूही देखती है अब कोई भी रास्ता नहीं बचता है, इसीलिए वो उससे कहती है मैं फर्श पर ही सो जाऊंगी। इतने पर एरिक उससे बिना कुछ कहे उसे उठा करके बेड तक ले जाता है। रूही को लगता है कि वो जरूर उसके साथ में कुछ करने वाला है, इसीलिए वो फौरन से पीछे हट जाती है। तो एरिक उसे करीब जाकर ये कहता है कि घबराओ मत, आज रात में तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करूंगा। इतना कहकर के वो उससे दूर हो जाता है। रूही सोचती कि बड़ी अजीब बात है, वो मुझसे दूर हो गया तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। इधर एरिक की मदर का इन सभी चीजों से मन नहीं भरता है, इसीलिए वो रूही की कंपनी अगले दिन क्लीनर की ड्रेस पहन करके पहुंच जाती है, क्योंकि वो उसे परखना चाहती थी और उसे जानबूझ के टकरा करके उसके ऊपर सारा इल्जाम थोप करके उसके ऊपर बरस पड़ती है, जिस पर रूही उनके साथ में बहुत प्यार से पेश आती है और उन्हें उठा करके अपने साथ अपने ऑफिस के अंदर ले जाती है, जहाँ वो उन्हें इज्जत के साथ में चेयर पर बैठाती है और कहती है ये मेरा ऑफिस है, आप यहाँ पर आराम करिए, मैं आपके लिए पानी लेकर के आती हूँ। इतना कहकर के वहाँ से जाने लगती है, पर तभी रास्ते में उसे वैन और ली मिल जाते हैं, जहाँ वैन एरिक के बैंकरप्ट होने के लिए उसे ताना मारने लगती है। इतने पर रूही गुस्से में उसे धक्का मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ की कंपनी में इंटर करने की, ये मत भूलो कि तुम एक मिस्ट्रेस हो। इस बात पर वैन भड़क जाती है और कहती है कि मैं यहाँ की शेयर होल्डर हूँ, तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती हूँ। वैसे भिखारी बुढ़िया कौन है जिसे तुम ऑफिस में ले आकर के बिठाई हो। ये सुनकर के कंपनी के एम्प्लॉयज भी कहने लग जाते हैं कि तो क्लीनर है, आखिर यहाँ पर क्या कर रही है, इसकी वजह से हमारे बीच में इन्फेक्शन फैल सकता है। इस बात पर रूही आंटी का जम करके सपोर्ट करती है और उन सभी का मुंह बंद हो जाता है। यहाँ पर आंटी उसे थोड़ा बहुत इम्प्रेस होने लगती है, लेकिन यहाँ पर ली आंटी से उलझ जाता है और उन्हें अपने कार से पकड़वा करके उन्हें बाहर फेंकने का ऑर्डर दे देता है, जिस पर आंटी कहती है कि तुम मुझे जानती भी कि मैं आखिर कौन हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारी कंपनी को चुटकियों भर में सड़क पर ला सकती हूँ। ये सुनकर के तो रूही काफी हैरान हो जाती है, पर उनकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा होता है। जहाँ वो बताती कि वो कंपनी कभी भी बैंकरप्ट नहीं हुआ था, ये तो फेक न्यूज था। अब देखो मैं तुम लोग के साथ में क्या करती हूँ। जिस पर ली कहता है कि ज्यादा पट्टी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एरिक अब भीख मांगने की कगार पर आ चुका है। ये सुनकर के तो आंटी का पारा हाई हो जाता है और वो बोल पड़ती है खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में इस तरीके की तुमने बात कही तो। ये सुनकर के तो शॉक्ड हो जाती है कि ये तो एरिक की मदर है। यहाँ पर वो अपना खुल करके परिचय देती है। ये सुनकर के तो सबको सदमा ही लग जाता है। अब तो आंटी सोच में पड़ जाती है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। लेकिन यहाँ पर ली और वैन अपना गटर जैसा मुंह नहीं बंद करते और बात बहुत आगे निकल जाती है। पर रूही भी उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देती है कि मेरा पति चाहे गरीब हो या अमीर हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो तुम्हारे जैसे कैरेक्टरलेस और बदमाश आदमी नहीं है, इस बात की मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। अभी सारा तमाशा छुप कर के चुलोटन भी देख रहे होते हैं। वो फौरन से अपने फादर को कॉल करके यहाँ का सारा मैटर बता देते हैं। ये सुनकर के तो एरिक काफी परेशान हो जाता है और फौरन से वहाँ से निकल जाता है। इधर ये सब देख करके बच्चों से रहा नहीं जाता है और अपनी दादी माँ को और अपनी मदर को सपोर्ट करने के लिए उनके सामने चले जाते हैं। रूही कहती है बच्चों तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इधर एरिक अपने गार्ड्स के साथ में उस कंपनी में इंटर कर जाता है, पर तब तक रूही ली के सामने घुटने टेक देती है ताकि वो बच्चों को और उसकी सासू माँ को नुकसान न पहुँचाए। पर ली तो काफी ज्यादा बदतमीज था, इसीलिए वो उससे कहने लग जाता है कि इन सब से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हमारे सामने अनड्रेस होना पड़ेगा। अब रूही सोचती कि अगर इसने मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाया तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी अपने ड्रेस को ओपन करने लगती है। पर तब तक वहाँ पर एरिक पहुँच जाता है और फौरन से उसे अपनी जैकेट से कवर करता है, जहाँ असिस्टेंट ली को एक जोरदार पंच मारता है, जहाँ एरिक का भी गुस्सा फूट पड़ता है। पर आंटी अभी भी नहीं चाहती थी कि रूही को पता चले कि वो परिवार दिवालिया नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी भी उसे परखना चाहती थी, इसीलिए वो उसे सच बताने से रोकती हुई दिवालिया होने का नाटक करने लगती है। जहाँ बच्चे ली से कहते कि मेरे फादर और मदर आप लोगों के अंकल और आंटी हैं, पर आप दोनों ही अपने से बड़े लोग की इंसल्ट कर रहे हैं, आप लोग को तो नरक में ही सजा मिलेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ रूही अब आंटी को भी अपने साथ अपने घर लेकर के चली जाती है, पर जैसे आंटी घर के अंदर इंटर करती है वो भड़क जाती है और कहने लग जाती है कि इतने छोटे और घटिया घर में मेरे ग्रैंड चाइल्ड कैसे रह सकते हैं, क्या तुम इनके लिए बड़ा घर नहीं खरीद सकती हो, क्या तुम्हें अपने पैसों से इतना प्यार है। इतना कहकर के वो सोचती कि अब तो अपना असली रूप दिखा करके रहेगी। रूही सोचती है बात तो ये सही कह रही है, क्योंकि मेरी फैमिली बढ़ गई है तो मुझे घर भी बड़ा ही लेना होगा। जहाँ वो आंटी से कहती है कि ठीक है हम बड़ा घर खरीदेंगे। ये सुनकर के तो वो शॉक रह जाती है
जहाँ रुई उस रिंग को देखते हुए सोचने लग जाती है कि अब इस रिंग का मेरी जिंदगी में कोई भी काम नहीं रह गया, तो मैं इसे बेच करके नया घर खरीद लूंगी। पर एरिक अपनी मदर की बातों को सुनकर के काफी परेशान हो जाता है और वो ऑफिस जाकर के अपने असिस्टेंट से कहता है कि जैसा मैंने प्लान बताया है ठीक उसी तरीके से इस पर अमल करना, और रुई को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने पहले से घर का पेमेंट कर दिया है। जिस पर असिस्टेंट मुस्कुराते हुए कहता है कि बॉस मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप प्यार में पड़ गए हैं। ये सुनकर के एरिक कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें आशिकी के बारे में कुछ ज्यादा ही नॉलेज हो गया है, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अफ्रीका ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये सुनकर के असिस्टेंट वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब रुई जैसे ही घर खरीदने के लिए अंदर जाती है, वहाँ का मैनेजर उसे बताता है कि आप हमारे यहाँ के सभी ग्राहक है, तो बॉस ने कहा है कि आपको हमारी तरफ से घर फ्री में मिलेगा। ये सुनकर के तो रुई हैरान रह जाती है और कहती है कि यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। ये सुनकर के आंटी समझ जाती कि जरूर ये सब एरिक का ही किया धरा है। इधर एरिक मॉनिटर पर बैठ करके सारा नजारा देख रहा होता है और वो वहाँ के ऑनर से कहता है कि तुम्हारे यहाँ का मैनेजर कितनी घटिया एक्टिंग कर रहा है, जिसकी वजह से रुई को यकीन तक नहीं हो रहा है। अब बच्चे भी अपने फादर से मिले हुए थे, इसीलिए वो रुई को कन्विंस करने लगते कि अंकल बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं लग रहे हैं। अब जैसे तैसे करके ये मामला एरिक संभालता है और फाइनली रुई न्यू घर खरीद लेती है और वो आंटी और बच्चों को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ रुई उस घर का सबसे प्रीमियम रूम आंटी को दे देती है। पर आंटी का तो नफरत कम ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि सास तो सास ही होती है। और यहाँ पर वो सोच रही होती कि इसे लगता है कि मैं इसकी काइंडनेस से इम्प्रेस हो जाऊंगी, लेकिन मैं इन बच्चों की असली माँ को ढूंढ करके रहूंगी, क्योंकि मुझे इनके लिए सौतेली माँ नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर एरिक आता है तो रुई उसे खुश होकर के घर के बारे में बताने लगती है। अब उसे क्या पता था कि ये सारा काम एरिक ने किया। जिसके बाद में रुई सबसे डिनर के बारे में पूछती है तो एरिक बताता है कि बच्चों को झींगा से एलर्जी है। ये सुनकर के तो शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे भी झींगा से एलर्जी थी। ये बात जानकर के एरिक को शक होता है कि कैसा इत्तेफाक हो सकता है, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट से 5 साल पहले वाली लड़की के बारे में पता करने के लिए कहता है और सोचता है कहीं रुई तो मेरे बच्चों की मदर नहीं है। इधर रुई बच्चों को डिनर करा करके उन्हें सुला देती है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि उसका रिंग कहीं खो गया है। उसे पागलों की तरह हर तरफ ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है। जहाँ वो खुद को समझाती कि अब उस रिंग का उसकी जिंदगी में कोई भी काम नहीं रह गया है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इधर असिस्टेंट एरिक को एक फाइल देते हुए बताता है कि आपके बच्चों की मदर बहन है। ये सुनकर के तो एरिक के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं, क्योंकि असिस्टेंट ने अभी भी उसके गले में वो रिंग देखा था, यानी कि रुई का गिरा हुआ रिंग बहन पा गई थी, जो कि किसी आदमी के साथ में उसे बेचने की बात कर रही थी। असिस्टेंट उससे पूछता है कि आप रुई को तलाक दे देंगे, तो एरिक कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इस फाइल को डिस्ट्रॉय कर दो, मेरी वाइफ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। असिस्टेंट के जाने के बाद में एरिक सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर इस इन्वेस्टिगेशन में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। अगले दिन रुई एरिक के ऑफिस लंच लेकर के जाती है, पर उसे बॉस की चेयर पर बैठा हुआ देख कर काफी हैरान हो जाती है, जहाँ असिस्टेंट फौरन से उसे हटाकर खुद ही उस चेयर पर बैठ जाता है और एरिक से कहने लग जाता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी कुर्सी पर मत बैठा करो, पर तुम लोग यहाँ पर बैठ करके आराम फरमा रहे हो। तो एरिक कहता है कि बॉस क्या आप भूल गए कि आप कितने कमजोर हो गए, मैं तो बस यहाँ पर आपकी कुर्सी पर बैठ करके आपकी कुर्सी गर्म कर रहा था, वरना आपको ठंड लग जाएगी। इतना अनलॉजिकल झूठ सुन करके तो असिस्टेंट का स्माइल फेड हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि अब ये क्या था। रुई भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती कि सही बात है, आप दिखने में काफी कमजोर लग रहे हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया हूँ काम कर करके। रुई कहती है कि मैं यहाँ पर आप दोनों के लिए लंच लेकर के आई थी। इतना कहकर कि वो असिस्टेंट को भी लंच बॉक्स देती है। ये देख करके तो एरिक की जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, पर असिस्टेंट की तो आंखें चमक उठती है। रुई के जाने के बाद में असिस्टेंट राहत की सांस लेता है और फौरन से उसकी चेयर पर से उठ जाता है। जहाँ एरिक लंच बॉक्स खोलता है तो असिस्टेंट कहता है कि काश कि मुझे भी ऐसी वाइफ मिलती जो कि इतना अच्छा खाना बनाती। पता नहीं आप जैसे खड़ूस इंसान को रुई मैडम कहाँ से मिल गई। एरिक कहता है कि क्या कहा तुमने। इतने पर तो असिस्टेंट वहाँ से भाग खड़ा होता है। इधर रुई एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वांग नाम के क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है। अब उसे क्या पता था कि वेन ने उस आदमी को सेट किया था जिसे उसने पैसे देकर के रुई के साथ में नाइट स्पेंड करने के लिए कहा था, जहाँ उसके ड्रिंक में कुछ मिला करके रुई को पीने के लिए ऑफर करता है। अब ना चाहते भी रुई उस ड्रिंक को हिचकिचाते हुए पी जाती है, जहाँ कुछ देर के बाद में उसका असर रुई के ऊपर होने लग जाता है। फिर होना क्या था, ठरकी वांग उसके ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़ता है और इसी हाथापाई के चक्कर में रुई के मोबाइल से गलती से एरिक को कॉल लग जाती है और यहाँ पर रुई की चीखने की आवाज सुनकर के वो फौरन से उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ को किक मार करके रुई से दूर करता है और फौरन से उसे जैकेट से अपने कवर करता है। तो रुई बताती कि इसने मुझे कुछ ड्रिंक में मिला करके पिलाया है। ये सुनकर के एरिक अपने गार्ड से कहता है कि रुई को सेफ्टी घर पहुँचाओ, जहाँ गार्ड उसे अपने साथ में लेकर के चले जाते हैं। तभी असिस्टेंट उसे एक पंच मारता है तो एरिक कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। तो वांग कहता है कि ज्यादा अमीर बनने का दिखावा करना बंद कर दो, मुझे पता है कि तुम पहले से बैंकरप्ट हो चुके हो, ये नकली गार्ड्स लेकर के क्यों घूम रहे हो, इन्हें पैसे कौन देगा। एरिक अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे इस तरीके से बर्बाद करो कि
उसकी कई पुश्तें याद रखी। इतने पर असिस्टेंट फौरन से उसको बर्बाद करने का काउंटडाउन शुरू कर देता है, जहाँ वहाँ की कंपनी फौरन से लॉस में जाने लगती है। तभी उसके पास में कॉल आता है और अपनी बर्बादी सुनकर के उसके पाँव तले से जमीन निकल जाते हैं। तभी असिस्टेंट वही शीशी एरिक को दिखाता है जिसे वांग ने रुई की ड्रिंक में मिला करके पिलाया था। एरिक कहता है कि अब इसकी बारी है, इसे पूरी शीशी पिला दो। इतने पर तो असिस्टेंट उसके मुंह में वो पूरी शीशी ढकेल देता है, जिसके बाद एरिक घर वापस जाता है तो वो रुई को केयरफुली उठा करके उससे पूछता है कि वांग एक नंबर उनका ठरकी इंसान है, हर कोई उसके बारे में जानता है, फिर तुम उससे मिलने के लिए क्यों गई थी? तो रुई कहती है कि मेरे ऊपर पहले से घर की पूरी जिम्मेदारी है, उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, इसलिए मुझे वांग से मिलने के लिए जाना पड़ा, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो एरिक कहता है ठीक है, अब हमारे साथ में डिनर करने चलो। जिसके बाद में रुई सबके साथ में डिनर करने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये डिनर एरिक ने अपने हाथों से बनाया है। पर वो जैसे ही खाना खाना शुरू करती उसे वोमिटिंग फील होने लगता है और वो भागते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। एरिक कहता है क्या मैंने इतना घटिया खाना बनाया है? जिस पर टन उस खाना को चेक करके बताता है कि पापा आपने खाना तो काफी टेस्टी बनाया है, जहाँ उसकी मदर उसे कहने लग जाती है कि मैं देख रही हूँ कि दिन भर में कई बार वॉशरूम जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत सही नहीं है। इधर रुई वॉशरूम से बाहर आती है तो एरिक उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो रुई कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, तभी मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो एरिक उससे कहता है कि चलो हम डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। तो रुई कहती है कि पर इसमें बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च होंगे। इस बात पर एरिक गुस्सा हो जाता है और उसे जबरदस्ती उठा करके डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ रुई को चेकअप करवाने के बाद वो दोनों बैठ करके रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी एरिक के पास में एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। कुछ देर के बाद में डॉक्टर रिपोर्ट लेकर के आती है और बताती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर के रुई की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो याद करती है कि तो उसी रात का बेबी है जब उसने एरिक के साथ में कार में नाइट स्पेंड किया था। यहाँ पर वो खुशी खुशी रिपोर्ट लेकर के घर जाने लगती है ताकि वो जल्दी से ये बात एरिक को बता सके। पर जैसे वो घर के अंदर जाती है तो एरिक की मदर को कहता है, वो सुनती कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बच्चों की जैविक मदर बहन है। तो एरिक कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है। ये सुनकर के तो रुई के ऊपर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ता है और यहाँ पर वो अंदर जाती है पर अपनी प्रेगनेंसी वाली बात नहीं बताती है और एरिक से झूठ बोलती थी कि डॉक्टर ने बताया है कि ये सब मेरे पेट खराब होने की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। इतना कह करके वो एरिक के टच से बचते हुए उससे दूर चली जाती है। एरिक को उसका बिहेवियर काफी अजीब लगता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसकी रिपोर्ट के बारे में पता करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रुई वॉशरूम में आकर के फूट फूट कर रोने लगती है और कहती कि चुनौटन आखिर बहन के बच्चे क्यों निकले, उनकी मदर कोई और क्यों नहीं निकली, मेरा अतीत और मेरे दुश्मन मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एरिक से प्यार करने लगी हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, आखिर अब मैं क्या करूँ। अब रुई जैसे अगले दिन अपने ऑफिस जाती तो वहाँ पर वैन और ली पहले से ही खड़े होते हैं, जहाँ वैन उसे देख करके उसे कमेंट करने लग जाती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आज ऑफिस आ जाओगी, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम वहाँ के साथ में कल रात बिस्तर पर काफी ज्यादा थक गई होगी। ये सुनकर के रुई भड़क जाती है और कहती कि सब तुम्हारा क्या धरा था, 5 साल पहले तुम्हारी माँ ने मुझे इन सभी चक्करों में फंसाया था जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और अब तुम ये सब कर रही हो। इस बात पर ली कहता है कि इतनी घटिया औरत है, ये जब मेरे साथ भी तो खुद को छूने तक नहीं देती थी और आज ना जाने किसके साथ अपना मुंह काला करवाती फिर रही है। तभी उनमें से एक एम्प्लॉय बोल पड़ती कि मिस्टर वांग ने हमारे साथ में सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। इस बात पर ली रुई को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि लगता है कि उसके साथ में सोई नहीं थी, तभी वांग ने हमारे साथ में सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। तभी उनमें से एक और एम्प्लॉय बोल पड़ता है कि वांग बैंकरप्ट हो रहा है और सड़क पर आ गया है। ये सुनकर के तो वैन भड़क जाती है और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता है। यहाँ पर वो गुस्से से रुई को एक पेपर दिखाते हुए कहती कि बोर्ड मेंबर ने डिसाइड किया है कि तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाता है। इस बात पर रुई इस पेपर को फाड़ते हुए कहती कि इस कंपनी की स्थापना मेरी माँ ने की थी, इसलिए मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। जिस पर वैन कहती कि मैं भी देखती कि तुम यहाँ से कैसे नहीं निकलती हो। इतना कहकर के वो उसे वहाँ के एम्प्लॉय से पकड़वा लेती है, जिसकी वजह से रुई का बैग गिर जाता है और प्रेगनेंसी रिपोर्ट बाहर आ जाता है, जिसे वैन उठा करके देख लेती है और उस रिपोर्ट को देखने के बाद वैन और ली मिलकर के उसे सबके सामने जलील करने लगती है, कहते हुए कि पता नहीं किसका बेबी लेकर के घूम रही है, जरूरी नहीं कि एरिक आई हो, क्योंकि ये तो शुरू से ही बच्चलन रही है। यहाँ पर वैन उसे धमकी देते हुए कहती कि तुम खुद से इस कंपनी को छोड़ करके बाहर जाओगे या फिर हम तुम्हें लात मार करके यहाँ से बाहर निकालें। अब तुम सोच लो कि वो किक तुम्हारे पेट पर भी पड़ सकता है। इतने पर ली उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रुई गिर जाती है। वही असिस्टेंट एरिक के पास आता है और बताता है कि हमने अस्पताल जाकर के पता किया, जहाँ हमें पता चला है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो एरिक पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है। तभी वहाँ पर गार्ड भागता हुआ आता है और बताता है कि आपकी वाइफ खतरे में है, क्योंकि उसे वैन और ली मिलकर के बुली कर रहे हैं। ये सुनकर के एरिक फौरन से वहाँ से निकल जाता है। इधर वैन और ली मिलकर के रुई को इतना ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं कि वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी होती है, जहाँ वैन उसके कान में कहती कि तुम्हें पता है जिन बच्चों को 5 साल पहले तुमने जन्म दिया था वो बच्चे मरे नहीं थे। ये सुनकर के तो शॉक रह जाती है, जहाँ वैन कहती कि अगर तुम उनके बारे में जानना चाहती हो तो फौरन से सारे शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो। इतना कहकर के उसे पेपर साइन करने के लिए देती है, जिस पर रुई कहती कि हाँ मैं इस पर साइन करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे बच्चों के बारे में प्लीज मुझे बता दो। इतना कहकर के उस पर साइन
कर देती है और उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए उसे पूछने लग जाती है कि प्लीज मेरे बच्चों के बारे में मुझे बता दो। तो वैन कहती है कि जब तुमने उन्हें जन्म दिया था तो वो बिल्कुल ठीक थे, पर मैंने उनका काम तमाम करवा करके उन्हें कचरे के डब्बे में फेंकवा दिया था। ये सुनकर के रूही का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है और वो वैन के ऊपर टूट पड़ती है, जिस पर ली उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसकी कंडीशन काफी खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर एरिक भागता हुआ आता है तो रूही उससे कहती है कि प्लीज मेरी बेबी को बचा लो। तो एरिक उससे कहता है कि घबराओ मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और हमारे बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर फाइनली एरिक के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इनकी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू कर दो और इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर याद रखें। तो ली कहता है कि लगता है कि बैंकरप्ट होने के बाद में आप अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। वैसे भी हमारा दिहाव ग्रुप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हमें कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता है। अब उन्हें क्या पता था कि वो विदेशी कंपनी भी एरिक की है। यहाँ पर एरिक उन्हें बताता है कि वो कंपनी भी मेरी ही है। ये सुनकर के वो दोनों उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, ऊपर से उसे मेंटली डिस्टर्ब कहने लग जाते हैं। तभी वैन और ली के पास में कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि सभी बड़ी कंपनियां उनकी कंपनी के साथ में सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि दिहाव ग्रुप ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया है। ये सुनकर के तो वो दोनों सदमे में चले जाते हैं और एरिक से पूछते कि ये सब आपने कैसे किया। तो एरिक कहता है कि मैं कभी बैंकरप्ट हुआ ही नहीं था। इस बात पे उन दोनों को सदमा लग जाता है और रूही भी काफी हैरान रह जाती है। जहाँ वैन सोचने लग जाती है कि अगर यही दिहाव ग्रुप के प्रेसिडेंट है तो ये रिंग भी इन्हीं का होगा और यही सोच के वो फौरन से उसके पास जाकर के कहने लग जाती है कि आप जिस रिंग वाली लड़की को ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूँ, क्योंकि वो रिंग मेरे पास है। मैं मानती हूँ कि मैंने इस निठल्ले ली से शादी कर ली है, पर मैं इसे जल्दी ही डिवोर्स दे दूंगी। यहाँ पर एरिक एकदम से हैरान और परेशान रह जाता है क्योंकि वो वैन की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था, पर जैसे ही रूही उस रिंग को देखती है तो उसके हाथ से उस रिंग को छीन करके कहती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, ये तो मेरा है। इस बात पर वैन चुड़ैल की तरह चिल्लाने लगती है और कहने लग जाती है कि जल्दी से एरिक को तलाक दे दो वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि तुम इतना अमीर आदमी डिजर्व नहीं करती हो। लेकिन यहाँ पर रूही उसकी बातों को इग्नोर करते हुए इस बात का अंदाजा लगाने लगती है कि अगर उसने एरिक के जुड़वा बच्चों को 5 साल पहले जन्म दिया था तो वो बच्चे चून और टन होंगे। और वो यहाँ पर एरिक से उस होटल का नाम बता करके, उस डेट के बारे में बता करके, वहाँ के बारे में सारी सिचुएशन बता करके उसे कंफर्म करने लगती है और पूछती है क्या आप ही थे वो जिसने मुझे रिंग दिया था। तो एरिक कहता है कि हाँ, पर तब तक रूही बेहोश हो जाती है। इस बात पर एरिक के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो वैन और ली को पुलिस के हवाले करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद एरिक उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर के चला जाता है। अब यहाँ पर सभी को इस बात का कंफर्मेशन हो जाता है कि एरिक के बच्चों की असली माँ रूही है। कुछ देर के बाद में रूही होश में आती है और पूछती है कि मेरा बच्चा कैसा है। तो आंटी बताती है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। तभी रूही एरिक की तरफ गुस्से से देख करके उससे कहती है कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। आखिर आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा था जो इतना बड़ा गेम मेरे पीठ पीछे खेल रहे थे। मैं इन सभी चीजों को लेकर के कितना परेशान थी। तो आंटी कहती है कि सब मेरा किया धरा, इसमें एरिक की कोई भी गलती नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ बच्चों की असली माँ चाहती थी। अगर तुम्हें सजा देनी है तो तुम मुझे दो, एरिक को मत देना। लेकिन इतने पर भी रूही अपना फैसला नहीं बदलती। तभी वहाँ पर दोनों बच्चे आकर के रूही से कहने लग जाते हैं कि माँ हमें छोड़ करके मत जाना। तो रूही उन्हें समझाती है कि बेटा माँ भी बहुत परेशान है, इसलिए मुझे कुछ समय चाहिए। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रूही जब अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बताता है कि मिस्टर एरिक ने अपना सब कुछ आपके और बच्चों के नाम कर दिया है और आपकी मदर की कंपनी को भी स्टेबल कर दिया है। ये सुनकर के तो वो शॉक रह जाती है। जहाँ असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके अलावा आज तक कभी किसी लड़की को आंख उठा करके भी नहीं देखी है। तभी वहाँ पर दोनों बच्चे आते हैं और उनके फादर को रूही से माफ करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। यहाँ पर वो अपने दोनों बच्चों का मुंह देख करके और एरिक के प्यार और समर्पण को देख करके पिघल जाती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर खुशी खुशी घर जाने लगती है। पर तभी ली और वैन को हम देखते हैं जो कि जेल से भाग करके बाहर आ चुके थे और वो बड़ी चालाकी से रूही को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन जब ये खबर एरिक को मिलती है तो बौखला जाता है। इधर वैन रूही से इस कदर जलन में अंधी हो चुकी थी कि वो बहुत बुरी तरीके से उसे मारने पीटने लगती है। पर तब तक वहाँ पर एरिक अपने गार्ड्स के साथ में पहुंच जाता है और रूही को उन सभी से बचा लेता है और उन सभी को अपने गार्ड से पकड़वा करके उन्हें वापस से जेल भेजने के लिए कहता है। लेकिन इस बार ली के फादर भी इन सभी चीजों में शामिल थे। पर तब तक तो वैन रूही के ऊपर हमला कर देती है, जिस पर एरिक पलट जाता है, जिसकी वजह से रूही तो बच जाती है। लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है, जिसे देख करके रूही फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद में उसे फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। कुछ देर के बाद में डॉक्टर आके बताते हैं कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ देर में होश में आ जाएंगे। ये सुनकर के आंटी और असिस्टेंट उन दोनों को अकेला छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। एरिक जब होश में आता है तो उससे पूछता है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। तो रूही कहती कि मैंने तो आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। इतने पर एरिक उसे बहुत प्यार से किस करता है, जिन्हें छुप करके असिस्टेंट और आंटी देख करके काफी खुश हो रहे होते हैं। अब हमें यहाँ से 9 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूही का बेबी बम बिल्कुल साफ दिख रहा होता है और पूरी फैमिली हंसी खुशी साथ में होती है। तभी रूही को लिवर पेन उठता है, जिसे देख करके दोनों बच्चे भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, ये सोच करके कि अब उनका भाई या बहन आने वाला है। जाली उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर के चला जाता है और इसी के साथ में इस ड्रामे की पर हैप्पी एंडिंग होती है।